वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुनॉमी बाय रिया। सो बेटा अब हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. So without wasting any time, let's just start practicing questions. So first question is that demand curve slopes downward from left to right. तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो उसका रीजंस है, ये क्वेश्चन रीजंस के ऊपर पूछा गया. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑप्शन करेक्ट है ही, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख रखा है. अगर हम यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश करें तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हम ये चीज़ मानते हैं कि अगर हम कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, जैसे कि हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जो उसका प्राइस है उसके कंपैरिजन में मार्जिनल यूटिलिटी कम नज़र लग आती है. मतलब कंज्यूमर को ऐसा फील होता है कि दैट ही इज़ पेइंग मोर प्राइस एंड दैट इज़ वाई ही रिड्यूसेस हिज क्वांटिटी. सो for him, when the price increases more than marginal utility, so his quantity falls, and this is the relationship that we called as law of demand. So option this diminishing marginal utility is correct. Now if I see another, तो जब सब्सटीट्यूट का प्राइस कम हो जाता है तो कंपैरेटिवली जो आपके ऑब्जेक्ट का प्राइस है वो ज़्यादा नज़र आने लग जाता है कंज्यूमर्स को. तो जब आपके प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा नज़र आ जाएगा तो क्या होगा, आपकी क्वांटिटी फॉल करेगी. तो ये भी एक रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमांड का. सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. अब इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है? इनकम इफ़ेक्ट हम इसके अंदर जनरली रिलेटिव इनकम के बारे में बात करते हैं. तो सपोज़ करो आपके ऑब्जेक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, आपकी कमोडिटी का, तो जो आपके पास रिलेटिव इनकम है वो फॉल करती है. रिलेटिव इनकम मतलब जो आपके पास कंपैरेटिवली बची कुची इनकम है. भाई कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो आपके पास कम पैसे बचेंगे, तो जिसकी वजह से आप कम क्वांटिटी खरीदोगे. तो इसलिए ये भी लॉ ऑफ डिमांड को दिखाती है. तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो हम अपना ऑप्शन देंगे वो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी अबव. देन कंज्यूमर सरप्लस किस चीज़ पे बेस्ड होता है कि कंज्यूमर कितना ज़्यादा, कंज्यूमर के पास कितना वो बचेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बचता है. ठीक है, तो जो बेसिस होता है इसका, पहले तो ये देखना पड़ेगा कंज्यूमर सरप्लस निकालते कैसे हैं. तो अगर ये आपका डिमांड कर्व है जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी से भी दिखा सकते हैं, और ये प्राइस ऑफ द गुड है, तो इतना वाला पार्ट तो कंज्यूमर ने पे करा है, राइट, और इतना जो ट्राइंगल बच गया है इसको बोलते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस. सो बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस इज़ द गैप या डिस्टेंस बिटवीन डिमांड कर्व एंड प्राइस. तो ये जो आपका ट्राइंगल यहाँ पे बना है ना, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, राइट. तो लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर सरप्लस नहीं दिखाता, ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व की एज सच हमें कुछ भी कंज्यूमर सरप्लस के बारे में नहीं बताने वाला है. ठीक है, तो ना लॉ ऑफ डिमांड आंसर होगा ना इंडिफरेंस होगा. तो आंसर जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, क्योंकि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है ना, ये आपको हेल्प करेगी कंज्यूमर सरप्लस पहचानने में. ठीक है, सो यहाँ से हम ये वाला आंसर रब करते हैं और ये दिस इज़ योर आंसर, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर है कि भाई इट बिगिंस टू डिक्रीज, सिंपल. सो द आंसर इज बी पार्ट, कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे आप और खाना खाओगे वो डिमिनिश करेगी. देन फोर्थ क्वेश्चन, कार्डिनल अप्रोच. देखो मैं यहाँ पे ना वीडियो को टैग कर दूंगी, तो कार्डिनल अप्रोच के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना लिया, आप उसको ज़रूर देख लेना. कार्डिनल का मतलब काउंटेबल एंड इट इज़ गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल. So without wasting time on further explanation, I leave it up to you whether you want to see that video or not. In the field of consumption, law of equimarginal utility को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो equimarginal utility पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है. ये टू गुड commodity के केस में यूज़ होता है, जहाँ marginal utility of X divided by its price should be equal to marginal utility of Y divided by its price, which is further equal to marginal utility of money. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो नहीं है ये लॉ,
लॉ ऑफ सप्लाई भी नहीं है, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जैसा भी कुछ नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाई होके ही परचेज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, विच मार्केट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर द लीस्ट। आप लीस्ट का क्या मतलब होता है कि आपको तो एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अब आपके सिलेबस में जो आपने पढ़ रखा है वो तो आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रखा है, जो कि कहीं ना कहीं ये भी एक आंसर है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आपके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस, एक जैसे ही है बिल्कुल प्रोडक्ट, तो आपको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ अगर मैं कहीं भी ऑप्शन देख रही हूँ तो परफेक्ट कंपटीशन का ऑप्शन नहीं है, तो अब इसका जो आंसर है ना वो मोनोपली है। अब मोनोपली क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, और ऑपली मीन्स सेलर। सो इस सिंगल सेलर केस है मोनोपली। अब एक बात बताओ, सिंगल सेलर किसी प्रोडक्ट का होगा तो उसका मतलब उसका प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, उसके प्रोडक्ट पे कोई पेटेंट लगा हुआ है, ठीक है, या कोई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, या किसी तरीके का ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि सिर्फ उसके पास है। तो जब वो चीज़ सिर्फ मेरे पास है, सोचो कि सिर्फ मैं ही इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक करा सकती हूँ, तो मुझे उसकी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वो चीज़ सिर्फ मैं ही करा सकती हूँ। वेयरएस अभी तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले यूट्यूब पे कितने सारे लोग हैं, तभी तो उनको हैवीली प्रमोट करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं। बट जब एक ही सिंगल बंदा होता है उस प्रोडक्ट को करने वाला, बेचने वाला, तो उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, right? I will try to make a video on monopoly and this perfect competition also, because बच्चों को perfect competition तो आता है but generally monopoly, monopolistic इस सब का idea नहीं है। Now in which kind of market firm is a price taker? ये तो बहुत easy है ना, price perfect competition, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो अपने syllabus के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप एक फर्म का डायग्राम देखोगे और एक इंडस्ट्री का डायग्राम देखोगे, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में तो दिस इज़ नॉर्मल डिमांड कर्व एंड दिस इज़ सप्लाई कर्व, और ये वो प्राइस एंड दिस इज़ योर क्वांटिटी। इस प्राइस को ले लेता है एक फर्म, तो दिस इज़ डायग्राम ऑफ अ फर्म। तो इसीलिए कहते हैं दैट फर्म इज़ अ प्राइस टेकर इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये सारा जो मैं आपको करा रही हूँ किसके केस में करवा रही हूँ, परफेक्ट कंपटीशन के केस पे करा रही हूँ, ठीक है। और इंडस्ट्री इज़ अ प्राइस मेकर, क्योंकि उसी के डिमांड सप्लाई, उसके इक्विलिब्रियम से प्राइस निकल के आया है। तो वही बोला है, प्राइस टेकर किस में है, परफेक्ट कंपटीशन में। इन द लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म क्या करती है, तो देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ है, एक सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर वो प्रॉफिट कमाएगी तो सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके प्रॉफिट्स गिर जाएंगे, ठीक है। अगर वो लॉस में जाएगी तो सब लोग उसको छोड़ देंगे, तब वो फिर नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएगी। तो आपके ही सिलेबस का एक पार्ट था जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हमारे इकोनॉमिक्स में होता है वेयर योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जितना खर्चा आ रहा है उतना ही आप कमा भी रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब बिल्कुल अपना ब्रेक इवन कवर करेगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करने वाला। अगर वो ज़्यादा करेगा, मान लो अगर वो सुपर प्रॉफिट कमाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या होता है, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इजी एंट्री होती है ना, एंट्री इजीली मिल जाती है, तो लोग बहुत सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे, प्रोड्यूसर तो काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे इस इंडस्ट्री में। अट्रैक्ट होने की वजह से वो जो प्रॉफिट्स हो रहे थे वो नॉर्मल से प्रॉफिट लोअर डाउन कर जाएंगे, और जब लोअर डाउन कर जाएंगे तो वो बैक टू किस पे आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में। सो सुपर प्रॉफिट से आप दोबारा किस में आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट में। बट इन केस अगर आपकी इंडस्ट्री ये परफेक्ट कंपटीशन में सुपर लॉसेस हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल लॉसेस, तो क्योंकि आप जैसे एंट्री इजीली ले सकते थे ऐसे आप एग्जिट भी इजीली कर सकते हो। आपने जब एग्जिट कर लिया तो जो लॉसेस हो रहे थे वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि जनरली मानते हैं लॉसेस इज व्हेन देयर सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सो द सप्लाई गेट्स रिड्यूस्ड, राइट। व्हेन द सप्लाई गेट्स रिड्यूस्ड, सो द लॉसेस दे रिड्यूस, the amount of loss it reduce and again it returns to normal profit.
So in perfect competitive firm, there is no super, I'll just use this pen, there is no super economic profit, there is no economic loss. It is only when the answer is going to be that it is going to earn zero economic profit. ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होगा बट इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो होगा. द कंसेप्ट ऑफ किंग डिमांड कर्व हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय पॉल स्वीजी. ठीक है, बहुत फेमस कंसेप्ट है किंग डिमांड कर्व का. मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ सो दैट आपको एक आइडिया हो किंग डिमांड कर्व के बारे में. सो किंग डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिखता है. यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा सा टूटा हुआ होता है. किंग का मतलब क्या होता है, ब्रोकन. मतलब जनरली तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग सीधा आ रहा होता है, लेकिन ये बीच में से टूटा होता है. अब जो टूटने का पॉइंट होता है ना, वो ऊपर वाला इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व. इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, और जो नीचे वाला जो होता है वो होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व. ठीक है, ये डिमांड कर्व्स हैं और इसके साथ फिर वो मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व्स भी बन जाते हैं. तो अगर मैं इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाऊँ तो वो कुछ इसका यू बन जाएगा और इसका यू बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी. दिस क्यू स्टार, दिस रिप्रेजेंट्स प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी. मतलब कि आपका प्राइस और क्वांटिटी स्टक हो जाता है, यहाँ पे रिजिड हो जाता है, वो नहीं हिलता. चाहे आपका मार्जिनल कॉस्ट इस रेंज के अंदर, ये जो ब्रोकन रेंज होती है इसमें चाहे वो इंक्रीज हो चाहे कम हो, बट वो स्टक रहता है. तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व. राइट, तो आपको मैंने बहुत शॉर्ट में मेन बता दिया कि अपर वाला पार्ट रिलेटिवली इलास्टिक है, लोअर वाला डिमांड कर्व इन इलास्टिक होता है, और प्राइसेस और क्वांटिटी स्टक हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं एक जगह पे. किसने दिया है, पॉल स्वीजी का कंसेप्ट है. जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. कांस्टेंट मतलब बेस ईयर के प्राइसेस हैं, तो आंसर इज गोइंग टू बी रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी अगर वो पूछ लेते तो ये क्वेश्चन था करंट प्राइसेस के ऊपर. रियल नेशनल इनकम, अगेन रियल भी बेस ईयर पे होता है, बट व्हेन दे टॉकिंग अबाउट जीडीपी तो इसलिए हमने जीडीपी को लिया है, यहाँ नेशनल इनकम था. नॉमिनल पर कैपिटा इनकम भी उन्होंने पूछा नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम करने का. तो ये तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, इनकम रिसीव मेथड. नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड है, एक्सपेंडिचर है और इनकम मेथड है. ठीक है, अगर आपको उसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँगी. देन नेक्स्ट पार्ट, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है. तो अब इसको करने से पहले ना एक थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखो कि हमें पता है कि 4 सेक्टर्स आर देयर. एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड का, एक सेक्टर होता है फर्म, एक गवर्नमेंट का सेक्टर होता है और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है. तो हाउस होल्ड के लिए हम कंजम्पशन यूज़ करते हैं, फर्म्स करते हैं इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट विच इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. नाउ व्हेन आई से दैट इकोनॉमी इज क्लोज्ड, क्लोज मतलब आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, किसी आउटसाइडर से, तो आपका ये वाला जो पार्ट है ना ये ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज ना ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना ही आप इम्पोर्ट कर रहे हो. ठीक है, तो फिर इसीलिए क्लोज इकोनॉमी का क्या मतलब है कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डील नहीं कर रहे हो. अब इधर आओ, अब इधर आंसर्स देखो. मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है. डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस. देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग तो अब इंडिया तो औरों के साथ ट्रेड भी कर रहा है, तब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रहा है, तो ये कोई क्लोज इकोनॉमी का फीचर नहीं है परमानेंटली. ओनली एक्सपोर्ट हो रहा है. अब इसमें से ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट. तो ये ठीक है ना, फिर ये आंसर तो मैच कर गया जो आपको सिखा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ब्रेक इवन पॉइंट there stands a situation of idle profit, idle cost, idle production. तो अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, जहाँ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो वो ऐसा होता है ना कुछ एस शेप का, दिस इज योर टोटल कॉस्ट. राइट, सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ लिखा है आइडल प्रॉफिट नहीं होने वाला प्रॉफिट, क्योंकि बराबर है रेवेन्यू.
आइडल कॉस्ट भी नहीं होने वाला, आइडल प्रोडक्शन होता है। मतलब आइडल प्रोडक्शन ये वो स्टेज है जहाँ जितना आप खर्चा कर रहे हो उतना आप रेवेन्यू भी कमा रहे हो, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ बीईपी एनालिसिस, सो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। which of the following equation is given by Pigou, right? So इसका जो आंसर है वो सी पार्ट है, राइट? अब ये जो सी पार्ट है इसका मतलब क्या है, तो हम देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि जो प्राइस लेवल होता है वो जितना मनी सप्लाई होता है डिवाइडेड बाय के इंटू वाई होता है, राइट? तो यहाँ वाई का मतलब होता है नेशनल आउटपुट। तो जितना जो भी प्राइस लेवल होता है, या ऐसे समझा देती हूँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो प्राइस, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एंड वाई से हो जाएगा, इज़ मनी, राइट? तो क्या कहना चाहते हैं कि लोग अपने पास जितना भी पैसा रखते हैं वो किसके बराबर होता है, पी वाई क्या हो गया, प्राइस इंटू आउटपुट हो गया। तो जितना टोटल सामान उनको खरीदना है उसका कोई एक प्रपोर्शन अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरी सैलरी आई और मुझे लगता है कि मुझे ये घर का सामान लाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगी, एटीएम कार्ड को स्वाइप करके उतने पैसे अपने पास निकाल लूँगी। हाँ, मान के चलो कि हम उसमें ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, तो अब मुझे कितना सामान खरीदना है, कितना घर का राशन खरीदना है, उसके टोटल का नहीं, उसका कुछ प्रपोर्शन मैं अपने पास पैसा रखना चाहूँगी, ठीक है, अंदाजे से। तो ये किसने दिया था, इकोनॉमिस्ट आर्थर पीगू ने दिया था। मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है, करेंसी मनी तो खाली होता नहीं है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट, ठीक है, क्योंकि स्टॉक वेरिएबल है। कैश बैलेंसेस, ठीक है, कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता बीच में। करेंसी नोट्स ही सिर्फ सर्कुलेशन में, ये भी नहीं है, तो आंसर ये है। मनी सप्लाई से यहाँ हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये मनी सप्लाई वाला एक स्टॉक कंसेप्ट है। अब मैं इसी के साथ दूसरा कंसेप्ट फ्लो भी समझा देती हूँ। स्टॉक का मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी आप काउंटिंग अभी कर सकते हो, और फ्लो को एक टाइम डायमेंशन की ज़रूरत होती है, एक ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है, कोई समय के दौरान हुआ, एक साल, एक महीना। यहाँ आपको टाइम डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ आपको टाइम डायमेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। नेशनल इनकम इज़ बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, नहीं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है, वैल्यू एडेड मेथड है। नेट प्रॉफिट अर्नड एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से नहीं यहाँ देखा जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट होता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही सिर्फ नहीं आंसर होता, दूसरे एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थैंक यू सो मच। रेस्ट क्वेश्चंस वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।